Hello everyone, Miss Helpy welcomes you all. About us. लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज ग्लोबलाइजेशन ओके एंड द इंडियन इकोनॉमी ओके। अब इसमें पहले हम देखेंगे कि कंटेंट क्या है। हम देखेंगे पहले न्यू टर्म्स, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट नोट्स जिसमें मेंशन है मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद एडवांटेज क्या है मल्टीनेशनल कंपनी का, फिर डिसएडवांटेज क्या है, फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसके इम्पैक्ट्स किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी पे पड़े हैं, और जो वेज है जिससे कंट्री ग्लोबलाइजेशन से किस तरीके से इंटरलिंक्ड है। फिर उसके बाद स्टेप्स जो ट्रेड को और भी फेयर बनाने के लिए, ट्रेड को और भी अच्छे तरीके से ताकि बहुत सही से ट्रेड करा जा सके। ठीक है, कोई भी अनफेयर या अनएथिकल चीजें नहीं हो कंट्री के बीच में, इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे फेयर किया जाए उस पे भी देखेंगे। और फिर उसके बाद रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन किस हद तक है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू टर्म्स आपका जो है वो आपका न्यू टर्म्स बोले तो कि न्यू टर्म्स आपका क्या क्या है। न्यू टर्म्स है आपका कंज्यूमर एक्सपोर्ट कोटास, ग्लोबलाइजेशन इंपोर्टेड कोटास, प्लानिंग कमीशन। तो पहला आपका है न्यू टर्म्स में कंज्यूमर, एक ऐसा इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट को बाय करता है, प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करता है अपने पर्सनल यूज के लिए। ओके, फॉर द पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए, नॉट फॉर द मैन्युफैक्चर और रीसेल। कंज्यूमर ऐसा होता है जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज या कोई भी प्रोडक्ट्स अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदता है, और वो जो है उसको आगे मैन्युफैक्चर नहीं करता है उससे, और ना ही उसको रीसेल करता है। ठीक है, ना ही उसको आगे कुछ रीसेलिंग पर्पस के लिए यूज करता है, दोबारा उसका खरीद बिक्री करता है। नाउ कमिंग टू द एक्सपोर्ट कोटाज। एक्सपोर्ट कोटाज ऐसे कोटाज होते हैं जिसमें इट मींस द फिक्सिंग ऑफ मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट कैन बी एक्सपोर्टेड। उस कोटा में, उस कोटा के अंदर में कितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जो है हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे कंट्री में, उसका संख्या यानी उसका नंबर जो होता है वो फिक्स्ड किया जाता है। ओके, ठीक है, फिक्स कर दिया जाता है। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इट मींस इंटरग्रेटिंग okay and interconnecting the economy of the country with the economies of the other country। एक कंट्री का इकोनॉमी को बाकी सारे कंट्री से जोड़ने का काम जो प्रोसेस करता है, उस प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अंडर द कंडीशन, इस कंडीशन में फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होता है, सर्विसेज होती हैं, टेक्नोलॉजी होता है, कैपिटल होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल होता है। एक कंट्री का लोग दूसरे कंट्री में जाके रहता है, और साथ ही साथ ओके और कभी कभी ऐसा होता है कि पीपल के थ्रू कल्चरल ट्रांसफर भी होता है। ठीक है, दैट इज अनदर एस्पेक्ट कि कल्चरल ट्रांसफर भी होता है एक बॉर्डर से, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज आपका है ग्लोबलाइज। हाँ, साथ ही एक और डेफिनेशन है कि ग्लोबलाइजेशन जो है ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, ऐसा प्रोसेस है बाय विच नेशनल और रीजनल इकोनॉमी जो होती है या सोसाइटी कल्चर जो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है, और ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ट्रेड बनाता है कि ट्रेड सिर्फ एक ही जगह तक सीमित नहीं रहेगी, ये बाहर भी फैलेगी, हर जगह हर कंट्री में फैलेगी, चाहे वो भारत हो, भारत से बाहर हो, अफ्रीका हो, कोई भी कॉन्टिनेंट हो, कोई भी कंट्री, सब जगह फैलेगी। कम्युनिकेशन जो है वो भी स्पैन करेगा, इमिग्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लोग आएंगे। ठीक है, माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन दो तरीके के होते हैं, माइग्रेशन आपके दो तरीके के होते हैं। पहला तो आपका होता है इमिग्रेशन, ठीक है, और फिर एक होता है इमिग्रेशन। एक का मतलब होता है, इमिग्रेशन का मतलब होता है कि आप किसी कंट्री में गए हो, और एक में होता है कि आप किसी कंट्री में आए हो, इन एंड आउट को हम कहते हैं। अब यहाँ ट्रांसपोर्टेशन, अब
ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भी, जैसे कि हमने ये सब ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में हम जानते हैं वासुदैव कुटुंबकम, या द कॉन्सेप्ट ऑफ आपका एक आ गया है नया ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज के तहत क्या होता है ना कि पूरा दुनिया जो है ना वो एक ही गांव की तरह लगता है, कोई दूरियां नहीं, कुछ भी नहीं। कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो गया है, आउटसोर्सिंग इतना अच्छा हो गया है कि हम सब एक एक पृथ्वी को, इस दुनिया को एक ही तरीके से देख सकते हैं। वी आर वन एज अ ग्लोबल विलेज। तो ये चीजें होती हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्ट कोटा, इसमें भी ये होता है ना कि एक ऐसा कोटा जिसमें फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स है अमाउंट, अमाउंट ऑफ या कॉमोडिटी का अमाउंट, क्वांटिटी, ठीक है, जो इंपोर्ट किया जा सकता है एक ईयर के दौरान। एक्सपोर्ट कोटा में एक ईयर के दौरान बाहर भेजने वाला कॉमोडिटी का मैक्सिमम नंबर तय किया जाता है, और इंपोर्ट कोटा में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमोडिटी या क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी दैट कैन बी इंपोर्टेड आ सकता है एक साल के दौरान। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन क्या है? प्लानिंग कमीशन जो है एक इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश करी है, ठीक है, स्टैब्लिश करी है, विच फॉर्मुलेट जो इंडिया का 5 ईयर प्लान, इंडिया का 5 ईयर प्लान को फॉर्मुलेट करता है, ठीक है, और उसके और सारे भी फंक्शन को देखता है कि 5 साल में जो है कैसे कैसे काम होगा, क्या क्या जो है एग्जीक्यूशन होगा, एंड किस तरीके से जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, उसको किस तरीके से, कौन से वे में हम प्रोग्रेसिव बनाएंगे। इस बार 5 ईयर प्लान जो है वो ज्यादा पैसा किस पे खर्चा करेगा? एजुकेशन पे। पर यहाँ पे प्लानिंग कमीशन जो है वो नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अब इंडिया में नीति आयोग जो है, नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होता है? एक इंटरप्राइज, एक इंटरप्राइज जो करता है विच ऑपरेट इन सेवरल कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज में इसको ऑपरेट किया जाता है, पर एक जगह से इसको मैनेज, मतलब इसका जो मेन जगह है वो एक होता है, और बाकी सारे कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में इसको ऑपरेट करते हैं। मेन जो होता है ये होता है आपका होम कंट्री, ओके। और इसका जो है जनरली एनी कंपनी और ग्रुप दैट डिराइव्स अ क्वार्टर ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन आउटसाइड द होम, इसका जो रेवेन्यू जो है उसका क्वार्टर हिस्सा जो है वो होम कंट्री को मिलता है। इट्स कंसिडर्ड एज द मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन। अब है यहाँ पे MRTPA, इट इज नोन एज मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट, ठीक है, MRT, ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। Okay, it was acted following recommendation the monopoly inquires the committee was passed on 1970। MRTP एक्ट जो होता है ऐसा एक्ट होता है जिसमें कभी भी कोई मार्केट में कोई भी एक इंडिविजुअल है या कोई प्राइवेट फर्म है, वो दूसरे को अच्छे से एक फेयर तरीके से कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं चला रहा है, सिर्फ अपना चला रहा है, उसी का खरीद बिक्री हो, सेल हो, बाय हो, सब कुछ वही करे, ठीक है, सिर्फ उसका ही मोनोपोली चले। मींस मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय ओनली वन पर्टिकुलर फर्म और इंडिविजुअल इज नोन एज मोनोपोली। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस जैसे अनएथिकल, ठीक है, कि हम दिखा कुछ और रहे हैं और बेच कुछ और रहे हैं। अनफेयर मीन्स ऑफ कि हम किसी से धोखाधड़ी कर रहे हैं, बाय द केस ऑफ हम दिखा रहे हैं कि ये 50 रुपए का है पर हम इसको असली में 75 का बेच रहे हैं, मतलब अनफेयर कर रहे हैं या अनएथिकल कर रहे हैं कि दिखा रहे हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी एकदम प्रीमियम क्लास की है, पर ना हम उसको जब भी देख रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं तो उनको धोखा आ जा रहा है। तो इस तरीके से चीजों को, मतलब ये सारे रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस थे। तो ये इसके लिए एक्ट जो है वो पास हुआ था, और साथ ही साथ ये एक्ट जो है 1970 में पास हुआ था बाय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मोनोपोली इंक्वायरी कमिटी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी आपका क्या है? इट्स मीन्स कि फ्री कर दे हम मार्केट को, फ्री इट फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जितना भी, मतलब स्टेट का इंटरवेंशन, लार्ज फेयर इकोनॉमी के बारे में आप आगे पढ़ोगे कि इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होता है गवर्नमेंट का, इसमें प्राइवेट जो है, प्राइवेट इंडिविजुअल या फर्म जो है फ्री होती है मार्केट में, मतलब मार्केट
में फ्री होती है अपने चीजों को खरीद बिक्री करने के लिए। कोई इंटरवेंशन, कोई भी टैरिफ वगैरह, कोई रिस्ट्रिक्शन स्टेट इंटरफेयर नहीं करता है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, लाइक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, विच मीन्स SEZS। ओके, तो इसमें क्या है, जस्ट अ मिनट। तो अभी यहाँ इसमें क्या है, अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये एक एरिया है जहाँ पे ट्रेड या बिजनेस जो होती है, वो लॉज इन विच बिजनेस एंड ट्रेड लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। दीज आर लोकेटेड इन द कंट्रीज नेशनल बॉर्डर्स एंड देयर एम्स इंक्लूड इंक्रीज ट्रेड, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। SEZ का जो मेन रोल होता है आपका, वो होता है कि पहला तो है ये बिजनेस और ट्रेड लॉ को रेगुलेट करता है, ठीक है, ट्रेड लॉ और बिजनेस को ये देखता है, ठीक है, और ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डिफरेंट होता है, ये नेशन के बॉर्डर पे होता है, और साथ ही में साथ इसका जो है क्या क्या एम होता है, ये इंक्रीज करता है फॉलोइंग थिंग्स लाइक ट्रेड, ठीक है, ट्रेड को इंक्रीज करता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है, फिर उसके बाद है कि जॉब क्रिएशन करता है, ठीक है, जॉब क्रिएट करता है, फिर उसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की जिस तरीके से जॉब जो है उसमें हर कुछ मैनेज होगा, किस तरीके से सब चीज को देखा जाएगा, सब चीजों को व्यवस्थित किया जाएगा, वो इफेक्टिव जो है मैनेजमेंट भी करता है, यानी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी करता है, ठीक है, कि कहाँ पे कैसे क्या टैरिफ तय करेंगे, क्या क्या करेंगे, कैसे यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से जाएगा, कैसे स्पीडली चीजों को हम एक कंट्री से दूसरे मतलब पैन वर्ल्ड, मतलब पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे हम अच्छे से इफेक्टिवली ट्रेड करेंगे, तो ये सारी चीजें। अब यहाँ पे है टैरिफ। टैरिफ क्या है, टैक्स और ड्यूटी। टैक्स या ड्यूटी जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट पे जो हम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसे टैक्स या ड्यूटी पे करते हैं उसको टैरिफ कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेबर लॉ। लेबर लॉ आपका क्या होगा, लेबर लॉ ऐसा लॉ होगा, इट्स अ बॉडी ऑफ लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग्स, precedents which address the legal rights and restriction on the working people and their organization। लेबर लॉ जो है, जैसे लेबर लॉ है तो लेबर लॉ के तहत लेबर लॉ को जो है लेबर लॉ को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, तो इट इज ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके तहत आपको लेबर जो भी आप एज अ कैपिटल है, आप एक एंटरप्रेन्योर है, तो आप अपने फर्म में बहुत सारे लेबर को रखोगे, ठीक है, बहुत सारे स्किल वाले लेबर होंगे, बहुत सारे नॉन स्किल लेबर होंगे, मतलब किसी का मतलब कोई एजुकेशन वाले होंगे, कोई नॉर्मल ऐसे ही मजदूर होंगे, तो वो मजदूर जो है या फिर कोई लेबर भी है, ठीक है, किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट में आ रहा है, कोई भी एम्प्लॉय है, तो उसके लिए आप सैनिटेशन, उसके लिए आप छुट्टी, लीव, प्रॉपर मतलब हर कुछ, ट्रांसपोर्टेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारा जो इंश्योर करने वाला जो भी होता है वो लेबर लॉ के ही थ्रू होता है, कि लीगल राइट्स जो है लेबर का या वर्किंग पीपल का और उसके ऑर्गेनाइजेशन का प्रोटेक्ट रहे, इसको एम्प्लॉयमेंट लॉ भी कहते हैं, ठीक है। Now coming to the next, that is WTO, which is World Trade Organization, ठीक है, इट्स अ ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि ट्रेड बिटवीन नेशन के बीच में किस तरीके से ट्रेड होंगे, ठीक है, उस पे ये डिपेंड मतलब सॉरी उसका ये उसमें ये डील करता है, ठीक है, डील विद द रूल्स ऑफ द ट्रेड, ठीक है, जो व्यवसाय या व्यापार का जो ट्रेड है बिटवीन द नेशन, उसमें कुछ चीटिंग ना हो, अनएथिकल ना हो, कोई कंट्री किसी को कुछ मतलब मतलब ऑफुल चीजें, मतलब सही चीजें बेचे, चीटिंग ना हो, हर कुछ को इंश्योर करना,
प्रॉपर प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं ट्रेड में, कोई अनएथिकल ट्रेड में चीजें नहीं इंक्लूड हो, तो ये सब चीज देखता है। फिर वर्ल्ड बैंक क्या होता है? वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है किसी भी मेंबर टू द मेंबर ऑफ कंट्री फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। अगर किसी कंट्री को डेवलपमेंट के लिए 5,000 करोड़ रुपए चाहिए तो वो प्रोवाइड करने वाला वर्ल्ड बैंक होता है। इसमें उसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और वो अपने मेंबर्स को डेवलपमेंट के लिए, मान लो एजुकेशन के लिए कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री है या फिर कोई अफ्रीका का गरीब सा देश है, उसे एजुकेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए, प्रोग्राम्स के लिए इतना पैसा चाहिए जो उसके पास नहीं है, देन हु विल हेल्प? तो हेल्प करने वाले वर्ल्ड बैंक होते हैं, वो अपने फाइनेंशियल असिस्टेंस के थ्रू मेंबर कंट्रीज को डेवलपमेंट पर्पस के लिए लोन ग्रांट करते हैं, ठीक है, उन्हें असिस्ट करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज इंपॉर्टेंट नोट्स जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Now, the benefits of globalization can be shared better in the following ways. ठीक है, पहला तो ग्लोबलाइजेशन का जो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली द रिच एंड द पावरफुल बट द ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट है, आपने सुना होगा मोदी जी अभी सेल्फ रिलायंट भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो उसमें क्या बोलता है कि आपको खुद अपने पर्टिकुलर मतलब ऐसे पॉलिसीज बनाए गए हैं जिसमें लोगों का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया, खुद का सेल्फ रोजगार जो भी हो गया, उसके लिए आपको प्रमोट मिलेगा। गवर्नमेंट इंश्योर करती है लेबर लॉ जो है वो पर्टिकुलरली अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं सारे ऑर्गेनाइजेशन में, और वर्कर्स जो है जब भी अगर खुश नहीं होते तो वो अपने राइट्स के लिए स्ट्राइक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे है इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए कॉम्पिटिटिव मार्केट में, जब तक वो स्ट्रांग नहीं बन जाते हैं compete करने के लिए बड़े बड़े कंपनियों से। अब यहाँ पे है कि इट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। ग्लोबलाइजेशन जो है इसके तहत ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स को यूज किया जा सकता है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स ये हो गया यानी कि अगर आप किसी भी कंट्रीज में कुछ का भी आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, अगर आप कोई भी ऐसे चीजें जिन पे मनाही है, रोक है, उसका ट्रेड हुआ तो आप पे सैंक्शंस भी लग सकते हैं। इकोनॉमिक सैंक्शंस का नाम आप आगे पढ़ोगे या सुना भी होगा कि सैंक्शन लग जाते हैं कि आपको आपके कंट्री से अब ये ट्रेड नहीं करेंगे नेक्स्ट कंट्री या कोई कंट्री, आप ये चीज सेल नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे गेट नेगोशिएट एट WTO फॉर द फेयरर रूल्स। ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट ये हुआ कि ये इसके तहत WTO में थोड़ा नेगोशिएशन थोड़ा मतलब थोड़ा लिबरल बन सकता है, थोड़ा उतार चढ़ाव कर सकता है फेयर रूल्स के लिए। अब यहाँ पे है कि गवर्नमेंट कैन इंश्योर द फेयर ग्लोबलाइजेशन टू इट्स पीपल। गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करेगी कि ग्लोबलाइजेशन फेयर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है कि नहीं लोगों के लिए? तो गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि लेबर लॉ जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है, वर्कर्स अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं और उन्हें प्रॉपर सिक्योरिटी मिल रही है, सैनिटेशन मिल रहा है, प्रॉपर लीव मिल रही है, उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट नेगोशिएट कर सकता है WTO को कि मतलब हमारी दलीलें सुने और हमारे फेयर रूल्स दे, और डेवलपिंग कंट्रीज जो है उसके तरफ उसके बारे में भी सोचे, सिर्फ डेवलप्ड कंट्री के लिए डोमिनेशन नहीं दिखाएं, ठीक है, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज भी कुछ अच्छा कर सके। अब यहाँ पे मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन रिसेंट ईयर में मार्केट कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, हमें हमारे पास बहुत सारे, चूंकि बहुत सारे सेलर्स हो गए हैं, बहुत सारे लोग हो गए, बहुत ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, तो सब लोग अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने के लिए कॉम्पिटिटिव मार्केट में आगे आ गए। तो हम एज अ कंज्यूमर हमारे पास बहुत सारा वाइड चॉइस होता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने से पहले, ठीक है, कि हम किसका खरीदे किसका नहीं खरीदे। लेटेस्ट मॉडल्स ऑफ डिजिटल कैमरास, मोबाइल फोन्स, टेलीविजन जो है ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड आर विद इन आर रिच नाउ। हम इनके कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए प्राइस थोड़ा लिबरल हुआ थोड़ा सभी लोगों के लिए, तो जो अच्छे अच्छे फोन्स हैं, कैमराज हैं, वो थोड़ा कॉमन लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव मार्केट में उनका प्राइस थोड़ा नेगोशिएट हुआ, थोड़ा कम हुआ, ओके। टुडे
Indians are buying cars produced nearly in the top companies in the world. Top companies वगैरह जो है कार का, ठीक है, तो उससे भी इंडियंस बाय कर रहे हैं, ठीक है. ऑडी, टेस्ला, मर्सिडीज, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है. बहुत सारे कंपनीज हैं, टॉप कंट्रीज हैं जो कि टॉप कंपनीज हैं वर्ल्ड के, जहाँ से अब इंडियंस भी बाय कर रहे हैं, लाइक डेवलपिंग कंट्री होते हुए भी. Now यहाँ पे a similar explosion of the brands can be seen many other goods. T-shirt, shirt की बात करें, television to the processed fruit and juice, ठीक है, हर चीज हम अब वाइड वैरायटीज के साथ यूज कर रहे हैं. Globalization and great competition among producers have been advantageous to the consumer. Greater competition और ग्लोबलाइजेशन के चलते जो हमें एज अ कंज्यूमर बहुत फायदा हुआ है. पहले तो ग्लोबलाइजेशन और ग्रेटर कंपटीशन जो हुआ है प्रोड्यूसर्स बोथ लोकल और फॉरेन, उससे हमें एडवांटेज हुआ है कि हम वेल ऑफ सेक्शंस, पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शंस ऑफ द अर्बन एरियाज, उनको बहुत बेनिफिट हुआ है. अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि there is a greater choice before these consumers who now enjoyed improved quality and lower price. the quality अच्छा और lower price, जैसे मैंने अभी बोला, कॉम्पिटेटिव मार्केट के चलते पीपल जो है वो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर रहे हैं. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है सिर्फ does not be uniform among the producer and workers, सबके पास अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट किया है, ठीक है. सर्विस ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज जो है वो बेनिफिट हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज कंपटीशन के साथ वो और बेटर गुड्स बनाने लगे, फेयर कंपटीशन होने लगा. दे हैव इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन, नया प्रोडक्शन न्यू मार्केट में आया, जैसे टाइम एंड स्टैंडर्ड जो क्वालिटी है वो डिफरेंट, मतलब अलग होने लगा, अच्छा होने लगा, बेटर बनने लगा पहले से. वाइड रेंज ऑफ चॉइस है मार्केट में हमारे साथ गुड के लिए. अब यहाँ पे रैपिड improvement rapid in the technology has stimulated the globalization process. किस तरीके से टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट जो है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट किया है. तो पहला ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो फास्टर डिलीवरी गुड्स एंड सर्विसेज को मतलब एक्सपोर्ट मतलब सभी कुछ फास्टर डिलीवरी करा गुड्स का अक्रॉस द लॉन्गर डिस्टेंस. फॉरेन में जैसे कार्गो शिप से आ रहे हैं, ये मतलब easy transportation communication system बनाया. Remarkable developments in information technology और communication technology भी develop करा तेजी से. Telecommunication facilities जो है पहले हमें बहुत समय लगता था एक जगह से दूसरे जगह चीजों को देने में, ठीक है. तो फिर अब जो है वो अब इंस्टेंटली हम कर सकते हैं, ठीक है. कम्युनिकेट रिमोट एरिया में भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं रिमोट एरियाज में भी, जो रूरल एरियाज हैं, ठीक है. थ्रू द इंटरनेट वन कैन ऑब्टेन एंड शेयर द, एक इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ठीक है. और गुड्स एंड सर्विसेज ईमेल सेंड कर सकते हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड किसी से भी बात कर सकते हैं एट एज और नेग्लिजिबल कॉस्ट के साथ. कोई भी पैसा नहीं लगता, फ्री में, ठीक है. ना प्रॉब्लम्स जो है जो क्रिएट हुए हैं बाय द ग्लोबलाइजेशन फॉर द स्मॉल प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स, कि उसमें क्या हो गया कि इनकम इनइक्वालिटीज जो है, जो इट इज अ कैपिटलिस्ट मार्केट जिसमें जितना जो योगदान करेगा दैट विल मेक द मोर प्रॉफिट, ठीक है. इट्स अपॉन कि आप कितना मार्केट बना सकते हो कंज्यूमर के साथ, ओके. तो इस समय इस टाइप से क्या हुआ ना कि इनकम इनइक्वालिटीज भी बहुत आई अलग अलग कंट्रीज में. कोई बहुत ज्यादा रिच और कोई बहुत ज्यादा पुअर. वर्कर जॉब्स जो है वो सिक्योर नहीं थे, ठीक है. एक्सपेंशन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, ठीक है, जिसका कोई जैसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जैसे स्ट्रीट फूड्स वगैरह हो गए, कोई भी ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही लगा रहे हैं, डेली वेजेस कर रहे हैं, काम करके जा रहे हैं, क्योंकि उनको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, किसी को पे नहीं करना पड़ेगा. जितना कमाया उन्हें, जितने गोलगप्पे बेचे उतना उन्होंने पैसे रखा और अपने साथ चल दिए, ठीक है. उन्हें किसी को सैलरी नहीं देनी पड़ती. तो एक्सपेंशन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ. Small manufacturers have been hit hard
ड्यू टू सीवियर कॉम्पिटिशन, छोटे छोटे जो व्यवसायिक थे, मैन्युफैक्चरर थे, उन्हें बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्पिटिशन के थ्रू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। सेवरल यूनिट्स जो है वो बहुत मतलब बंद कर दिए गए और बहुत सारे वर्कर्स जो है जॉबलेस हो गए। वर्कर्स का जो लाइफ है वो आर ऑन द वीम्स ऑफ एम्प्लॉयर्स। जो एम्प्लॉयर्स जो उनको नौकरी रिक्रूट करते थे, नौकरी देते थे, वो उनके मतलब दया पे जीने लगे, ठीक है। उन पे उनका लाइफ डिपेंड करने लगा, वर्कर्स का लाइफ, कि कब उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कि नहीं, ये एम्प्लॉयर सर देंगे कि नहीं। अब यहाँ पे वर्कर आर डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर फेयर शेयर बेनिफिट्स। उनका फेयर शेयर बेनिफिट्स भी जो है कई बार बहुत सारे कंपनीज में वेजेस नहीं मिल रहे हैं प्रॉपरली, तो ये सारी चीजें भी होती थी। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनका बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है जो चाहिए, जिनको वो डिजर्व करते हैं। अब यहाँ पे है आपका Thank you everyone. Kindly like, share and subscribe Miss Helpy. Bye bye.